हेलो बच्चों, हर हर महादेव। कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोग की एएस की कुछ वीडियोस बाकी रह गई थी। जैसे आपको मालूम है कि अब एक ही अकाउंट्स रह गया है, मतलब अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट हट गया है। तो अब एडवांस अकाउंट ही केवल है, उसी में सारे एएस चले गए हैं। तो अब हम लोग जो है, जितने एएस मैंने वीडियो डाल चुके हैं, अब उसके अलावा जितने एएस बाकी है वो मैं वीडियो अब डाल रहा हूँ। ठीक है। तो अभी देखो, जो ग्रुप वन में पहले एएस थे, उसमें बाकी के सारे जो एएस थे वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। फिर इसके बाद जो बाकी के एएस है, जो पिछले, जब आपका वो कोर्स चल रहा था, ओल्ड कोर्स, तो उसमें जो सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट में जो एएस थे वो थे। तो ये वीडियो डालने के बाद मैं अब डालूंगा जो सेकंड ग्रुप के एएस बचे हैं, जैसे कि क्या ईपीएस वाले हो गए, लीज वाले हो गए, आरपीटी हो गए, और आपका क्या है वो, हाँ, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हो गया, लीज हो गए, जितने भी सारे हैं वो सब मैं डाल दूंगा उसमें। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, सारे वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे मिलेंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पढ़ो एकदम अच्छे से। तो चलो आ जाओ, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, चलो आ जाओ। तो हर हर महादेव बच्चों। ठीक है। तो अब हम लोग देखो, सीए इंटर के जो एडवांस अकाउंट के जो एएस हैं वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एडवांस अकाउंट के कंप्लीट एएस वीडियो आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे। अभी इस वीडियो में पहले मैं कराऊंगा, आपको इसका प्रोविजन समझाऊंगा। फिर इसके बाद अगली जो वीडियो रहेगी, जैसे आपने देखा था मैंने पूरे प्रैक्टिकल को सॉल्व कराए थे, वैसे ही अभी इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, हम लोगों ने कितने एएस कर लिए, मतलब इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। कौन कौन से एएस 1 मिल गए हैं, एएस 2 कराया, एएस 3 कराया, 10 कराया, 11 कराया, 12 कराया, 13 कराया, 16। ये सारे मैंने क्या कराया है, आपका कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब इसका मैंने कंप्लीट क्वेश्चन भी कराया है। और कौन कौन से क्वेश्चन, स्टडी मैट के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये सब मैंने कराया है बच्चों। ठीक है। आपको ये पूरी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके वीडियो देख लो, वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, तो आप पूरी वीडियो देखो, केवल आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। आपको बहुत ही ज़्यादा वो ठीक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। अब हम इस वीडियो में कौन से एएस करने जा रहे हैं, तो देखो, इस वीडियो में बच्चों हम पहले अभी 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर उसके बाद 22 करेंगे, फिर 17 करेंगे, और एन अदर एएस ऑफ, और बाकी के सारे जो ग्रुप 2 के एएस है वो भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। एज पर ग्रुप 2 के ओल्ड सिलेबस, मतलब जो ओल्ड सिलेबस का ग्रुप 2 था, देखो लिखा है ना, ओल्ड सिलेबस ग्रुप 2। ये वीडियो हम लोग इस वीडियो में हम लोग बाकी के सारे ग्रुप 1 के एएस जो बाकी रह गए हैं वो करेंगे। जैसे कौन कौन से, 4 हो गए, 5 हो गए, 17 हो गए, 22। फिर इसके अलावा जो एएस है एडवांस अकाउंट में, वो सारे एएस हम लोग पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं बच्चों, चलो आ जाओ। ठीक है। शुरू करूँ क्या मैं? एक सेकंड, सॉरी। तो देखो बच्चों, मन लगा के पढ़ना एकदम अच्छे से। मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, और बहुत सारे लेक्चर सब फ्री रहेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ना आप लोग। ठीक है। ये बार बार ना, वो आप लोग करते हो ना, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं उसको, बढ़ाते हो ना, वो बढ़ाओ नहीं, ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है। ठीक है। तो पढ़ने वाली है, पूरा देखना। तो चलो आ जाओ, हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एएस 4, कंटीजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है। देखो, एएस के नाम याद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी आंसर लिखते हो एएस के, तो सबसे पहले आप ऐसे ही शुरू करोगे कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर आपको नाम ही नहीं याद है बच्चों, तो दिक्कत रहेगा ना वो। तो अगर आपको नाम याद करने हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है बच्चों, कि आप क्या करिए, आप बार बार उसके नाम को रिकॉल करिए। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? आप जितनी बार उसको रिकॉल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं बार बार क्या करता था, लिखता रहता था कि अच्छा ये एएस में कौन सा है। जैसे लोग, बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे ऐसे उनको अगर कोई एएस पढ़ना होता है तो वो कहते हैं कि एएस 4 पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं कहता ना, मैं कहता था कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ना है, एएस 1। एएस 4 इवेंट कॉन्टीजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट पढ़ना है। समझ रहे हो? तो ऐसे आपको पढ़ना है। तो देखो, एएस 4, देखो, कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आप ये जानो कि वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक चीज का वाई जरूर क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, आपको मतलब किसी चीज को रिमेम्बर करने की जरूरत ही नहीं होगी, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। जब आपको समझ में आ जाएगा ना कि ये प्रोविजन क्यों लाया गया,
तो आपको कुछ मतलब हर एक चीज आपको फिर प्रैक्टिकल लगेगा, समझ में आएगा। अब जैसे यही है, अभी चलो मैं अभी कुछ भी नहीं देखता हूँ, मैं बस आपसे बात करता हूँ कि इस एएस का नाम है कॉन्टिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि कंटिजेंसी, इस एएस में दो चीजों के बारे में बात हुई है, ठीक है बच्चों। एक तो बात हुई है आपकी बच्चों कंटिजेंसी के बारे में बात हो रही है, एक इवेंट के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों पहले आप ये बताओ कि कंटिजेंसी क्या होता है और इवेंट क्या होता है, ये तो आपको जानना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर कंटिजेंसी ये, इवेंट ये, ठीक है जो भी, लेकिन सुन लो मेरी बात भी। हाँ सुन लो सुन लो। कि कंटिजेंसी वो होता है बच्चों जिसका होना न होना ये तय नहीं है। और इवेंट क्या होता है बच्चों, जो जिसकी होना तय, मतलब जो हो चुका है वो इवेंट। इवेंट इज लाइक घटना, मतलब घटना हो गई है। इवेंट को अगर हिंदी में देखा जाए क्या कहते हैं, कि उसको घटना कहते हैं जो हो चुकी है इवेंट। और कंटिजेंसी क्या है, जो अभी हुई नहीं है, जो हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिजेंट है वो, ठीक है। तो कंटिजेंट और इवेंट का ये डिफरेंस हो गया। तो सर ठीक है ना, कंटिजेंस और इवेंट हो जाए, तो ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो इसमें आगे है कि ये कंटिजेंसी और इवेंट जो होती है वो कब हो रही है, वो हो रही है बच्चों आफ्टर बैलेंस शीट डेट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर बैलेंस शीट डेट ये हो रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी बैलेंस शीट जो बनी 31 मार्च को, वो क्या हुआ कि बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया। मतलब सीए साहब ने बैलेंस शीट बनाई, पहले 31 मार्च कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया। यानी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया, उसमें उसके बाद कोई चेंजेस उसमें नहीं होने हैं। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर उसको अप्रूव कर दिया तो वो तो बस शेयर होल्डर के समक्ष रखी जाती है बस, उसमें कोई चेंज नहीं करता है शेयर होल्डर। वो बात अलग है कि अगर जो शेयर होल्डर होते हैं वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होते हैं जिनका बहुत ज्यादा उसमें क्या होता है, शेयर होल्डिंग रहता है, मे बी। तो जो बैलेंस शीट होती है एक बार जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर साइन कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होती है ड्यू टू एनी रीजन। कोई भी कारण से वो चेंज नहीं होगी, भले कोई भी आपदा आ जाए। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि चेंज नहीं होगी, हाँ बच्चों चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बहुत बड़ा मटेरियल ये चेंजेस हो जाएगा, तो आप इसका डिस्क्लोजर दे सकते हो इवन आफ्टर बैलेंस शीट डेट। लेकिन बैलेंस शीट डेट बन जाने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि सर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं तब। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग को कॉन्टिजेंसी या कोई भी इवेंट वो कब तक देखनी है, वो आफ्टर, अगर ये मैं कहता हूं कि ये, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये 1 अप्रैल है, ठीक है बच्चों, और मैं ये कह रहा हूं कि ये 31 मार्च है, तो इस डेट के बाद अगर कोई भी, सॉरी, अगर इस डेट के बाद कोई भी इवेंट या कंटिजेंसी अराइज होती है, अगर कुछ भी ऐसे उठ गई, तो क्या करेंगे आप उसका, आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो उस चीज का आप क्या करेंगे। तो ये कब तक देखा जाएगा, क्या ये पूरा दिसंबर तक देखा जाएगा, क्या ये पूरा अगले मार्च तक देखा जाएगा, कब तक। तो ये जो देखना है जी, जिस दिन आप साइन करते हैं उस दिन की देखना। आप मतलब जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको साइन करते हैं उस दिन तक आपको देखना है कि उस दिन तक क्या क्या चीजें हो रही हैं, और वो उसको, उस चीज को आपको बैलेंस शीट में जो बनी है उसको इनकॉर्पोरेट करना है या नहीं करना है, मतलब उसमें डालना है या नहीं डालना है, बैलेंस शीट को चेंज करना है या नहीं करना है। तो यही, जब ये सारी चीज, अब जैसे मान लो आपने बैलेंस शीट डेट यहाँ पे हमारी बन गई, जैसे 31 मार्च को कंप्लीट हुआ, मान लेते हैं हमारी मई में बैलेंस शीट बन गई। तो मई में जब बैलेंस शीट बनी और बोर्ड मीटिंग जो होनी थी वो मान लो हुई थी आपकी 15 जुलाई को बोर्ड मीटिंग हुई, तो यहां से लेके 31 मार्च तक, 15 जुलाई तक जो जो चीजें हुई, क्या ये सारी चीजें बैलेंस शीट में आएगी, क्योंकि अभी तो साइन हुई नहीं है। तो क्या ये सारी चीजें बैलेंस शीट में आएगी, यही सारी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसमें, कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में।
एक बार साइन हो गई तो उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको नहीं करना। तो सर उसको क्या कभी नहीं दिखाएंगे? नहीं, उसका आप डिस्क्लोजर दे सकते हैं, लेकिन वो कब आएगी सर? वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगी, यानी कि जो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा वो उसमें इनकॉर्पोरेट होगी। समझ गए बच्चों? चलो आ जाओ, आओ आओ, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं कराता हूँ। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना अंदर, मैं पहले से ही आपको बहुत सारी चीजें समझा दे रहा हूँ। अब जैसे आ जाओ, या आओ ना, मैं सीधा आपको वो पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे ये देखो बनाए हुए हैं, ये चीजें हैं, आओ सीधा ऐसे आपको समझाता हूँ, ठीक है? इसी से कि देखो कंटिंजेंसी मैंने आपको क्या बताया है कि सर कंटिंजेंसी क्या होती है, कि जो होगा या नहीं वो फिक्स नहीं है, ये नॉट फिक्स, ये फिक्स सर नहीं है कि सर होना है या नहीं होना है। लेकिन जो इवेंट है, इवेंट क्या होता है सर? वो हो गया है, इज जस्ट लाइक घटना जो घटित हो गई है, मतलब हो गई है ये चीजें, तो इवेंट हो जाती है। तो देखो कंटिजेंसी क्या होता है सर? कंटिजेंसी मैंने आपको बता दिया, बस यही होगा या नहीं, यही आप याद रखो, बहुत से लेकिन पढ़ भी लो। होता क्या है? कंटिजेंसी आर कंडीशंस एंड सिचुएशन, मतलब कुछ कंडीशन है, सिचुएशन है, विच विल रिजल्ट, जिससे क्या हो सकता है? लॉस या गेन्स, मतलब या तो आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, विच आर नॉट येट सर्टेन, जो सर्टेन नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। सर आप यहाँ पे, अगर मेरे कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर आप यहाँ पे इसके बारे में अगर बात कर रहे हो तो आप प्रूडेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर हमारा कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपका कहता है ना कि आपको लॉसेस के बारे में ध्यान देना है, प्रॉफिट को, आने वाली प्रॉफिट को छोड़ देना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि प्रूडेंस के बारे में इसको ध्यान में रखना है, लेकिन लेकिन हमको ये एएस को भी ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? लॉसेस पे। और इस एएस में केवल हम प्रोविजन फॉर डेटर के ही कंटिजेंसी लेते हैं और किसी भी चीज की नहीं लेते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा है कि विच आर नॉट एट सर्टेन, डिपेंड ऑन अनसर्टेन फैक्टर एंड इवेंट, जो कि अनसर्टेन है, जो होना है या नहीं होना है, वो भी जो उसका बेस है वो भी अनसर्टेन है। अब जैसे मान लेते हैं कि अर्थक्वेक होगा नहीं होगा, ये इसका कोई वो फिक्स नहीं ना है बच्चों, ठीक है? कुछ भी तुम लोग मत सोचो कि सर फिक्स होगा ही होगा। हम लोग वहां रह रहे हैं एकदम, जहाँ पे ऐसे ऐसे वो होते हैं, हाँ वोल्केनो वगैरह होते हैं, ठीक है? ऐसी जगह पे कोई बिजनेस नहीं करता है बच्चों, तो कुछ भी नहीं बोलिए, ठीक है? तो चलो आ जाओ, अनसर्टेन फैक्टर में होता है AS4, जो हमारा AS4, अभी हम कंटीजेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि AS4 केवल किसकी कंटीजेंसी डील करता है? आपकी केवल डेटर की कंटीजेंसी डील करता है, ठीक है? कंटीजेंसी गेन, नो ट्रीटमेंट, प्रूडेंस, गेन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर मटेरियल है, आपको लगता है डिस्क्लोज कर देना चाहिए, तो आपको नोट्स टू अकाउंट में आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? कंटीजेंसी लॉस, कंटीजेंसी गेन का हो गया सर, कंटीजेंसी लॉस, देखो लॉस ये किससे रिलेटेड है? ये केवल और केवल डेटर से रिलेटेड है बच्चों। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये डेटर से रिलेटेड ही बस पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए पहले ऊपर ही लिख दिया कि हम लोग केवल कंटीजेंसी किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? डेटर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला केस कि अगर रिमोट चांस है, मतलब कि ऐसा हो सकता है, बहुत कम उम्मीद है, लेस देन 5% चांस है कि सर आपका जो डेटर है वो पैसा ना दे। लेस देन 5%, इट्स जस्ट नॉमिनल, कोई भी ऐसा हो सकता है आपका पैसा ना दे, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, ना नोट्स टू अकाउंट में, ना बुक्स ऑफ अकाउंट में, कुछ भी नहीं, नो ट्रीटमेंट। लेकिन अप टू 5%, सर हम इसको परसेंटेज में कैसे चेक करेंगे? बच्चों घबराइए नहीं, आपका दिया होगा। चलो, अगर नहीं दिया होगा तो ऐसे वाहियात चीज नहीं है, आप पूछे जाएंगे। सर आप क्या ही बोल रहे हैं। हाँ चलो, अब देखो लो चांस, वहां पे क्या था सर? सर वहां पे था आपका रिमोट चांस, यानी कि एकदम माइनर है। यहाँ पे कहा है लो चांस लिखा हुआ है सर, यानी जो चांस है वो आपका वो कितना है? वो ले ग्रेटर देन 5%, ग्रेटर देन 5% अप टू 50%, मतलब 50% तक चांस है, बट ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन आपका कितना है बच्चों? 5% है।
तो यानी आपको ये चीजें लग रही हैं कि ये मटेरियल है। मटेरियल में शब्द मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मटेरियलिटी को देखना ही पड़ेगा। जब आप सीए बन जाएंगे तो मटेरियलिटी आपको देखनी पड़ेगी कि ये मटेरियल है कि नहीं, इसका डिस्क्लोजर। तो अगर ये मटेरियल है, जो मुझे लग रहा है कि 5 से 50% के बीच में है, तो यानी ये मटेरियल है। इसका डिस्क्लोजर आप दे सकते हैं किसमें, नोट्स टू अकाउंट में। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लेना है। बुक्स ऑफ अकाउंट में तब लेना है जब हाई चांस ऑफ लॉस होगा, तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट पे लोगे। हाई चांस ऑफ लॉस मतलब कि मोर देन 50%, तो आप इसको क्या करोगे, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर। यहां पे केवल आप प्रोविजन बनाओगे सर, और कहीं भी आप जो है प्रोविजन नहीं बनाएंगे। सर आप यहाँ पे दिल विल बना रहे हैं क्यों? अरे बच्चों, आपको अकाउंटिंग करने को मिलेगी यार। सीए जब होते हैं ना, तो बातों में मजा नहीं आता, जब आप कुछ करेंगे ना तब तो मजा आएगा। तो यहाँ पे सर आपको प्रोविजन बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि लेस देन 5%, कुछ नहीं, हटाओ। 5 to 50%, तो सर इसका आपको क्या करना है, केवल नोट्स टू अकाउंट में देना है, क्योंकि इट्स अ मटेरियल। तो 50% से भी ज्यादा तो सर आपको इसका प्रोविजन भी बनाना है। डिस्क्लोजर भी आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, डिस्क्लोजर तो देना ही है। अब आते हैं इवेंट पे। देखो, ये जो भी कंटिजेंसी है, ये हुई ही नहीं है अभी, ये बस आपको लग रहा है। तो ये कंटिजेंसी के बारे में है। अब आते हैं बच्चों इवेंट्स, कुछ घटनाएं जो हो चुकी है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे। देखो, इवेंट्स क्या होता है कि these are significant event which occur after balance sheet date up to the date of approval of financial statement। मतलब ये हुई है कि बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है, बट किसके पहले, बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अप्रूवल से पहले पहले हुई है। तो देखो, इसमें आपको करना क्या है, दो तरीके के इवेंट होते हैं। एक होते हैं एडजस्टिंग इवेंट, एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। जो चीजें, जैसे मान लो, जैसे मान लेते हैं ये है सर, ये 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च है, और ये सर है आपका 31 जुलाई, यहाँ पे जो है साइन होना है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यहाँ अप्रूवल डेट है। जो चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी एज ऑन 31 मार्च को, जो चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, जो चीजें का वजूद यहाँ पे होगा, केवल वही चीजें एडजस्टिंग इवेंट होगी। अदरवाइज वो चीजें एडजस्टिंग नहीं होंगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो जो चीजें उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी भूमिका होगी, मतलब जो उस दौरान उसकी कुछ भी आपको शंका होगी, एग्जिस्टेंस होगी, वो इवेंट अगर बाद में जाके यहाँ पे वो हो जाती है, मतलब इस पीरियड के दौरान की थी, जो आपको पता था, यहाँ पे जो आपको ये चीज यहाँ पता था, और ये जाके यहाँ पे घटित हो गई, तो सर वो इवेंट आपकी इस डेट पे एडजस्टिंग इवेंट होगी। मतलब आपने अगर यहाँ पे ये साल अगर कंप्लीट हो गया है, बैलेंस शीट बन गया है, तो आपको इस डेट से पहले उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। मतलब उस आइटम को उसमें डालना पड़ेगा, अगर बना नहीं है तो उसको उसमें डालना पड़ेगा, अगर बन गया है तो उसको रीस्टेट करना पड़ेगा, फिर से बनाना होगा। आ जाओ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मुझे मालूम है आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए बच्चों आ जाओ, मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ। अब देखो, जैसे मान लो जैसे मान लो आपने 1 अप्रैल को शुरू किया, 31 मार्च को क्लोज किया बुक्स ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे आपकी साइन हो रही है, यानी ये जो डेट है मान लेते हैं हम 31 जुलाई को आपकी साइन हो रही है। यहाँ किसी ने आपको, किसी डेटर ने आपको क्या दे दिया, चेक दे दिया। कब दिया सर, यहाँ पे दिया, यानी इसकी इस डेट मान लेता है मैं कि 15 अप्रैल को आपको चेक मिला। तो सर क्या आपको यहाँ पता था, यहाँ कुछ ऐसा लग रहा था कि आपको चेक मिल जाएगा, कुछ ऐसा वो श्योरिटी थी कि आपको चेक मिल जाएगा या मिल चुका था, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा कुछ भी श्योरिटी नहीं होता जब तक चेक आपको मिला नहीं है, जब तक पैसे नहीं मिले तो कोई जितना भी बोल ले। सर हम उसे साइन करवा के रखे हैं बेटो, ये सब चीजें नहीं। वो कुछ भी, बहुत सारे आजकल आप जान ही रहे हो कि कितने कैसे कैसे लोग हैं, चेक दे देते हैं, वो बैलेंस होता नहीं है, तो ये सब चीजें नहीं, तो आपको यहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मतलब ये तो डायरेक्ट यहाँ मिला ना बच्चों,
यहाँ पे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं था कि वो चेक मिल जाएगा, तो इसीलिए बच्चों ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगी। सर समझ में नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराओ, दूसरा एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाएगा। देखो सेम, यहाँ 1 अप्रैल है, ठीक है बच्चों, ये 31 मार्च है, यहाँ पे अपने बुक्स क्लोज किया, ये जो है यहाँ पे आपका, यहाँ कुछ नहीं है, ये साइन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि डेटर ने आपको चेक जो है वो दे दिया है, वो बोल रहा है कि ऑलरेडी गिवन, मतलब उसने आपको चेक दे दिया है, आपको पता नहीं था, तो आपने जब पता लगाया तो आपको पता चला कि स्टाफ जो था आपका, जो आपका शातिर स्टाफ था, उसने चेक ले लिया है। तो सर वो इवेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे तो आपके स्टाफ ने चेक लिया है, तो बच्चों ये एडजस्टिंग इवेंट होगी, ये एडजस्टिंग इवेंट है। आप समझ रहे मेरी बात? जिस चीज की आपकी 31 मार्च को वो पोजीशन, वो चीजें अब उसको यार एग्जिस्टेंस उसका था, वो एडजस्टिंग इवेंट होगी। एक एग्जांपल मैं और दिखा रहा हूँ आपको, जैसे सबसे मस्त, सबसे सही एग्जांपल जो मैं बताता हूँ वो ये वाला है। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे देखो 1 अप्रैल को आपने चालू किया, ये फायर वाला एग्जांपल, ये बहुत सही एग्जांपल है, हम लोग के सर तो इसको बहुत सही समझाया था इसको। देखो मैं उन्हीं का ही बता रहा हूँ, और बहुत सही है। देखो 31 मार्च ये है, 15 अप्रैल को आग लग गई, ये 15 अप्रैल है सर, यहाँ पे आग लग गई बहुत, सर यहाँ आग लग गई। तो अब आप एक बात बताओ, 31 मार्च को क्या पहले से ही धुआं उठ रहा था और बाद में जाके 15 अप्रैल को आग लगी, कि हम कह सके कि 31 मार्च को वो एग्जिस्ट करती है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना कि माचिस यहाँ पड़ा हुआ था और वो आग लगने जा रही थी, नहीं ना, तो ये सर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसीलिए सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगी। सर आप बार बार कह रहे हैं कि एडजस्टिंग इवेंट होगी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही, इसका हम लोग करेंगे क्या? तो देखो बच्चों, जो एडजस्टिंग इवेंट होती है उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करोगे। जो भी आपको करना है, आपको प्रोविजन बनाना है प्रोविजन बनाइए, आपको लॉस बुक करना है लॉस बुक करिए, जो भी करना है आपको। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट को आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट अगर उसका इफेक्ट मटेरियल है तो। अगर आपको लगता है ये बहुत मटेरियल है, इससे बहुत अपनी बैलेंस शीट प्रभावित होगी, या इसके जो हमारे यूजर के डिसीजन इससे इफेक्ट हो सकते हैं, जो बैलेंस शीट हमारी यूजर, जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करोगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट को। अब समझ गए मेरी बात को? चलो आ जाओ, अब मैं सारे एग्जांपल फटाफट करा देता हूँ, अब आपको बहुत ये समझ में आया ना? आपको फायर वाले से मुझे लगता है कि आपको बहुत सही समझ में आया होगा। सॉरी, थोड़ा पानी पी लूं मैं। ये बोतल आपको दिख रही थी? सर आप बार बार करते हैं, हाँ ठीक है। तो चलो आ जाओ, ये पहला हो गया चेक कलेक्ट फ्रॉम डेटर। अगर आपको डेटा से चेक मिला है पहले से ही, अगर आपके किसी स्टाफ ने ले लिया, या कोई भी ऐसी लग रही है आपको कि आपके पास फर्म में या आपकी कंपनी में चेक पहले से था, तो वो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग है इवेंट वो, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी, वो एडजस्टिंग इवेंट रहेगी। जो बाद में मिली है तो उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, तो सर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। सर यहाँ पे आपको प्रोविजन बनाने के लिए बोला जा रहा है, आप कब डेटर का प्रोविजन बनाओगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखो, सॉरी, तो देखो, आपका ये आपका 1 अप्रैल ओपनिंग डेट है, ये 31 मार्च क्लोजिंग डेट है, ये साइन होनी है, ये साइन होने की डेट मान लेते हैं आपकी 31 जुलाई है, और ये मान लो 20 अप्रैल को आपका जो डेटर हो है वो दिवालिया हो गया। सर दिवालिया, दिवालिया मतलब बच्चों, बैंकरप्ट मतलब बच्चों क्या होता है? आपको पता तो होगा। हाँ हाँ सर हमें पता है, ठीक है पता है, आप लोग जानकार आदमी हो, मतलब आदमी भाई बहनों हो,
ठीक है। तो अगर आप जानकार हो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सर बैंकरप्ट उस पोजीशन को कहते हैं जहां आपकी लायबिलिटीज को पे करने के लिए जो असेट्स है वो कम पड़ जा रही है, तो आप कहलाते हैं बैंकरप्ट। ठीक है, सॉरी। तो बच्चों यहाँ पे आपका डेटर बैंकरप्ट हो गया, 20 अप्रैल को आपका डेटर बैंकरप्ट हो गया। क्या इसके बारे में आपको यहां से यहां कुछ भी खबर थी? यहाँ कुछ भी आपको ऐसा लग रहा था कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा? तो ऐसा तो कोई न्यूज ही नहीं था सर कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा। हम तो एकदम शॉक्ड में, हम तो अभी सदमे में है सर कि सर मेरा पैसे का क्या होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो सर ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया, आपका पैसा डूब गया, ये चीज हमारी बैलेंस शीट को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है, तो आप इसको नोट्स टू अकाउंट में, ये जो है आपकी जो इवेंट है सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। बट अगर इफ इट इज मटेरियल देन डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट, तो आपको ये नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर देना होगा। दूसरा आते हैं सर, सर ये आपको यहाँ इस दौरान पता चल चुका था कि आपका डेटर जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, आपका डेटर मतलब पैसा देने के काबिल में नहीं है, उसको वो बैंकरप्ट, उसकी पोजीशन ऐसे ही हो गई है। तो अगर यहाँ पे वो चीजें उठ के आती हैं कि वो मना कर रहा है कि भैया मैं पैसा नहीं दे सकता, तो सर ये एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगी, क्योंकि सर ये चीज आपको पहले से ही पता थी, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, पूछो ना बच्चों। सर अगर हमें लग रहा है कि वो एडजस्टिंग इवेंट है, हम उसका डिस्क्लोजर भी देना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आप दे सकते हो, कोई उसमें आपको रोक नहीं है। चोरी, ये बहुत सही है। ठीक है, और इसका सबसे पहले दूसरा वाला कराते हैं। 1 अप्रैल, 31 मार्च, और ये जो है 15 मई को पकड़ा गया, 30 जून को बैलेंस शीट साइन हो गई। तो सर यहाँ पे उसने चोरी की हुई थी, मतलब वो पता था कि वो मतलब ये चोरी यहाँ पे की हुई है, आपको ऐसा मतलब ये था कि चोरी यहाँ हुई है, मतलब उसने एक बार यहाँ पे चोरी की थी, यहाँ पे एक बार उसने चोरी की थी। और फिर क्या हुआ बच्चों, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे वो क्या हुआ, पकड़ में नहीं आई, मतलब यहाँ पे वो जो, ये मैंने पकड़ में आई लिखा है क्या, यहाँ पे हटाते हैं 1 मिनट। यहाँ पे पता चला कि उसने बहुत सारा कैश लेके, मतलब आप बहुत वो थे, कैश लेके क्या हुआ, फरार हो गया। मतलब आप बहुत वो समझ रहे थे कि जाने दो, लड़का है, ये है वो है, छोड़ देते हैं, आपने ऐसा सोचा। और जो है यहाँ पे वो जो है उसने दिमाग लगा दिया, उसने सोचा कि अच्छा ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है, और स्कोप ज्यादा है यहाँ पे। मैं वो बता रहा हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस में था, तो ऐसे ही एक लड़के ने बहुत किया, और फिर बाद में तो उसने एक एक्सट्रीम लेवल का कांड किया। तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, मतलब हम लोगों ने भी गलती की तो, लेकिन हम लोगों ने ये किया कि भाई उसको फर्म से निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ हो गया, तो सर ये एडजस्टिंग इवेंट होगी, क्योंकि सर यहाँ आपको पहले ही पता चल गया था कि वो चोट्टा है, वो चोर है। सर आप कैसे कैसे बहुत बोल रहे हो? समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो मिटा देता हूँ मैं इसको, चुट्टा। ठीक है, अब खुश? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्यों एडजस्टिंग इवेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे सर वो एग्जिस्ट करती है। अब सर यहाँ पे चोरी हुई, यहाँ पे लेके फरार हुआ है, यहाँ पे कुछ हमें पता ही नहीं था, साफ सुथरा आदमी सारे लोग थे, तो सर इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन अगर सर बहुत ज्यादा मटेरियल है, अमाउंट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, तो सर आप इसको क्या करोगे, नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये प्रोविजन वाला देखो क्या क्या हुआ, चेक वाला हो गया, प्रोविजन वाला हो गया, थेफ्ट वाला हो गया, फायर वाला हो गया, अब अमालगमेशन वाला हो गया। मतलब आप किसी मर्जर कर रहे हो या किसी को एक्वायर कर रहे हो, ये चीज आप अगर अपनी कंपनी को किसी के साथ कर रहे हो, तो देखो इसके भी एग्जांपल देख लो। ये आपका है 1 अप्रैल, ये आपका 31 मार्च है, और यहाँ पे जो है मान लेते हैं 15 अप्रैल को आपने मर्ज कर लिया या एक्वायर कर लिया किसी कंपनी को।
तो सर क्या ये चीज जो एक्विजिशन करने की चीज यहाँ 31 मार्च को एग्जिस्ट करती है? तो सर देखिए, आप यहाँ पे एक दूसरे कंपनी के साथ निगोशिएशन करना शुरू कर दिए थे, मतलब इस दौरान आप जो है शुरू कर दिए थे, यहाँ पे वो एग्जिस्ट, सॉरी, यहाँ आप वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो सर ये चीजें आप अगर यहाँ पे मर्जर एक्वायर करते हो, मर्जर एक्विजिशन, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है सर, आप इसको एडजस्ट करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं थी, यहाँ निगोशिएशन ही हुआ और यही मर्ज हो गया, मतलब साइन के पहले ही जो भी हो रहा है वो साइन के पहले ही हो रहा है, तो यहाँ पे अगर सारी चीजें हुई तो सर ये नॉट एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो होना ही क्या है। लेकिन अगर लग रहा है मटेरियल, तो डिस्क्लोजर देना ही होगा बच्चों। सेम चीज ऐसा ही है जैसे मर्जर एक्विजिशन का था, वैसे ही सेल ऑफ एसेट्स का है सर, कि अगर यहाँ निगोशिएशन अग्रीमेंट हो गया था और यहाँ सेल हो गई तो सर ये एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगी। लेकिन सर डायरेक्ट यहीं एग्रीमेंट हुआ और यहीं सेल हुआ तो सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मटेरियल है तो आप डिस्क्लोजर दे सकते हैं। अब आ जाओ, अब आ जाओ सूट फाइल। ये बहुत सही है। मान लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आपकी कंपनी की किसी कंपनी से लड़ाई हो गई, मतलब ये कंपनी है सर, सर ये कंपनी है एक्स, ये कंपनी है वाई, ये दोनों देखो आपस में जो है बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, ये भी बोल रहा है और ये भी बोल रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, और यहाँ पे जो है शू फाइल हो गया, शू। तो सर क्या उसके लिए आपको नेसेसरी प्रोविजन बनाना है? यस सर, बिल्कुल बनाना है, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि सर यहाँ पे वो चीजें आपकी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन सर यही लड़ाई हुआ और यही शू फाइल भी हुआ, तो क्या सर वो एडजस्टिंग इवेंट होगी? सर नहीं, ये आपकी नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नेसेसरी डिस्क्लोजर देना चाहिए, मटेरियल है, तो आप डिस्क्लोजर दे सकते हो। बस खत्म, खत्म खत्म खत्म, कंप्लीट AS4 आपका कंप्लीट। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए AS4 का, अगर आप ना कर पाओ तो बोलो, ठीक है। कुछ और बचा है इसमें, देख लेते हैं। अभी हम एक छोटा सा रिकैप भी देंगे। देखो, एक चीज मैंने बताया था, नोट्स इन जनरल मैंने लिखवाया था, क्या कंटिजेंसी ही आगे चल के क्या हो जाती है, इवेंट हो जाती है, मतलब जब वो घटित हो जाती है तो इवेंट हो जाती है, क्योंकि कंटिजेंसी तो होती ही नहीं है सर, हुआ ही नहीं है, वो तो कंटिजेंट रहती है। डिस्क्लोजर, आपको डिस्क्लोज क्या करना है, जो इवेंट है वो उसका नेचर डिस्क्लोज करना है, कि इसकी नेचर क्या थी, रेवेन्यू थी, एक्सपेंस थी, प्रॉफिट है, लॉस, ये सब, ये उसका क्या नेचर है वो आपको देना है। और एस्टिमेट्स, आपको एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट और स्टेटमेंट डेट सच एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड इन नोट्स टू अकाउंट, मतलब आपको एक क्या देना है, आपको एक एस्टिमेट्स बना के देना है, या आपको कोई स्टेटमेंट लिख के देना है, मतलब या तो आप एस्टिमेट बता दो कि इस अमाउंट, जैसे देखो अगर वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग में जा रही है तो आपको एक एस्टिमेट बता के देना है कि इतने इतने अमाउंट से वो प्रभावित हो सकती है, एस्टिमेट। और अगर एस्टिमेट नहीं हो पा रहा है तो आप एक स्टेटमेंट दोगे कि ये जो है कैन नॉट बी मेड इन नोट्स टू अकाउंट। ये किसके लिए बात की गई है? ये केवल बात की गई है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट तो हो ही रही है। तो ठीक है बच्चों, और कोई चीज नहीं? अगर आप थोड़ा सा रिकैप चाहते हो तो बोलो, मैं वो भी दे दूं। सॉरी यार, थोड़ा सर्दी वर्दी हो गई है मुझे। तो देखो, हाँ ये भी मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ आपको, आ जाओ। देखो मैंने इसका एक ये मेमोरी टेक्निक बनाया था, किस अगर कौन कौन सी इवेंट के बारे में आपको पढ़ना है तो इसका मेमोरी टेक, ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेमोरी टेक्निक है CPT फास, CPT पास होता है, तो CPT फास, सी से क्या हो गया सर, सी से हो गया आपका सर, जो आपका मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ कि सर ये पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सर इस सी से आपका हो गया वो चेक वाली, कि चेक आपके पहले ही किसी स्टाफ ने कलेक्ट कर लिया है वो। पी से क्या हो गया सर, प्रोविजन फॉर डेटर, ठीक है सर। और टी से आपका क्या हो गया सर, थेफ्ट। एफ से क्या हो गया सर आपका फायर। सर ए से आपका क्या हो गया सर, अमलगमेशन, वही आपका मर्जर और एक्विजिशन, अमलगमेशन हो गया सर।
और सर एस का क्या हो गया आपका, वो सू वाला जो सू कर देगा, सू कर देगा। और एक और ऐसे क्या है सर, सेल ऑफ असेट्स। ये मेमोरी टेक्निक है, इससे आप याद कर लोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो आ जाओ। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है वो भी पढ़ ले रहे हैं। तो देखो एडजस्टिंग इवेंट के बारे में क्या लिखा है, जिसकी एग्जिस्टेंस बैलेंस शीट डेट पर थी वो इवेंट एडजस्टिंग इवेंट, नेसेसरी प्रोविजन विल बी मेड, नेसेसरी प्रोविजन आपका बनेगा। और जिसकी एग्जिस्टेंस बैलेंस शीट डेट पर थी ही नहीं तो उसका नो एडजस्टमेंट, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं देना है। बट सर आप बहुत लाउड बोल रहे हैं, हाँ ठीक है ना। बट अगर उस वो अफेक्ट कर रहा है गोइंग कंसर्न को, तो डिस्क्लो तो देन डिस्क्लोजर विल बी गिवन इन डायरेक्टर रिपोर्ट। तो आपको उसका डायरेक्टर रिपोर्ट में देना पड़ेगा। तो देखो डायरेक्टर रिपोर्ट में कब देना है बच्चों, जब आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है तब, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसा होने से आपकी गोइंग कंसर्न मतलब आगे कंटिन्यू होगी या नहीं ये इफेक्ट हो सकती है, तो आप इसको डायरेक्टर रिपोर्ट में भी बोलोगे, साथ में नोट्स टू अकाउंट में भी दोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अगर ये इवेंट गोइंग कंसर्न को इफेक्ट नहीं कर रही है लेकिन मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है, तो वो नोट्स टू अकाउंट में इसको देंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, हम लोगों ने जो पढ़ा है हम लोग उसको पढ़ते हैं, रिकॉल करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। ये जो भी पढ़े अब ये 2 मिनट में मैं पूरा आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, AS4 कॉन्टिजेंसी इन इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सर हम लोग ये पढ़ के रहे हैं, क्या होता है कि जो बैलेंस शीट डेट के बाद और डेट ऑफ अप्रूवल से पहले, बैलेंस शीट डेट के बाद यानी 31 मार्च के बाद, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर है उसके बाद, और 31 डेट ऑफ अप्रूवल से पहले कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करना है या नहीं करना है, उसी के लिए ये हमारा AS4 आया है। तो इसमें दो चीजें, कंटीजेंसी और इवेंट। सर कंटीजेंसी क्या होती है, कंटीजेंसी वो होती है जिसका होना तय नहीं है, लेकिन इवेंट वो होती है जो हो चुकी है, मतलब जो हो गई है इवेंट। तो कंटीजेंसी के बारे में हम लोग ये पढ़े हैं कि कंटीजेंसी हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे केवल लॉसेस के बारे में देखेंगे, और केवल डेटर से रिगार्डिंग कंटीजेंसी हम लोग पढ़ते हैं AS4 में। सर प्रॉफिट की कंटीजेंसी नहीं, उसको नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा प्रूडेंस को धचिया नहीं उड़ाना है, ठीक है। तो प्रूडेंस को देखते हुए हम लोग प्रॉफिट की देखेंगे नहीं, लॉस के बारे में देखना है, केवल डेटर का देखेंगे। और डेटर में भी कितना, अगर लॉस की रिमोट चांसेस है तो उसका कुछ भी नहीं, रिमोट चांसेस डेट्स मीन कि 5% से भी कम। फिर आते हैं कि उससे भी ज्यादा चांसेस है, मतलब उसमें था कि माइनर चांसेस, डेट इज माइनर चांस मतलब लेस ग्रेटर देन 5% अप टू 50%, अगर इसका चांस है तो आप इसको नोट्स अकाउंट में दिखाओगे। 50% से भी ज्यादा है तो आप इसको कहाँ दिखाओगे सर, आप इसका नेसेसरी प्रोविजन बनाएंगे। फिर आता है हम लोगों ने वो पढ़ा था इवेंट क्या होता है। सर इवेंट जो हो चुकी है वो हमारी इवेंट हो गई है, वो कंटीजेंसी चल के आगे इवेंट हो जाती है। तो इवेंट हमारे कुछ एडजस्टिंग इवेंट है, कुछ नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। मैंने आपको बताया कि जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करेगी वो हमारी एडजस्टिंग इवेंट, जो एग्जिस्ट नहीं करती वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जैसे हमने बताया था CPT फास्ट, सी से चेक, चेक यानी अगर आपने किसी इंप्लॉय ने चेक कलेक्ट कर लिया आपके डेटर से, तो वो बाद में पता चला वो बोल रहा है कि सर हमने हमने आपको चेक दे दिया था, आप तो आप उसको क्या करोगे, अपने स्टाफ को तो दे दिया था ना, आपके स्टाफ को तो वो आपके पास थी, भले आपके स्टाफ के पास थे तो वो एग्जिस्ट तो करती है ना, तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लाओगे। लेकिन अगर वो आपके स्टाफ को नहीं दिया था, किसी ने भी उसे चेक नहीं लिया था, वो भी बोल रहा है हाँ चेक मैंने नहीं दिया था, बाद में उसने दिया, तो सर ये उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं जाएगी, वो आगे के बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएगी। मैंने आपको बताया था कि सर अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है लेकिन अगर वो गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा है तो आप उसको डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ साथ नोट्स अकाउंट में दिखाओगे। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न को इफेक्ट नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये मटेरियल है, डिस्क्लोजर देना जरूरी है, तो नोट्स टू अकाउंट में केवल दे दोगे। सी हो गया सर चेक वाला, पी से हो गया सर प्रोविजन वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डे। मैंने आपको बताया था कि अगर 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में अगर आपका डेटर बैंकरप्ट हुआ है ये आपको पता चला है और बाद में वो आपका पैसा देने से मना करा, तो आप उसका प्रोविजन बनाओगे ही बनाओगे। उसके पहले अगर आपको पता, दूसरा केस अगर आपको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो आप उसकी प्रोविजन नहीं बनाओगे क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। CPT, टी से हो गया थेफ्ट, थेफ्ट से चोरी। अगर आपको कोई लड़का आपके स्टाफ किसी ने चोरी किया था, आपने उसको माफ कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 31 मार्च के बाद अप्रूवल से पहले वो पूरा कैश लेके भाग गया, तो सर ये एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि पता था अब वो चुट्टा है। दूसरा इसका एग्जांपल कि अगर वो उसने कोई भी ऐसा चोरी वोरी नहीं किया था, बाद में किसी ने लेके भाग गया, तो आपकी कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो आपकी बैलेंस शीट में नहीं जाएगी। अगर आपका मटेरियल लग रहा है तो आप डिस्क्लोज करोगे, गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहा है तो सर ऐसा लग रहा है कि अब फर्म में पैसा ही नहीं है पूरा लेके भाग गया, तो सर तो डायरेक्टर रिपोर्ट में भी जाएगा।
सीपीटी हो गया, सीपीटी फास्ट। एफ, एफ से था सर फायर। अगर आपको लग रहा है जैसा होता नहीं है, 31 मार्च को ऐसा धुआं थोड़ी उठने लगते हैं, बाद में आग लगे, ऐसा नहीं। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही होती है। फिर आपका था अमलगमेशन। तो अमलगमेशन मैंने आपको क्या बताया, अगर साल के दौरान या 31 मार्च के पहले कभी भी अगर आपका निगोशिएशन शुरू हो गया, बाद में अप्रूवल से पहले एक्वायर हो गया, मर्जर हो गया, तो सर वो एडजस्टिंग इवेंट है, अदरवाइज एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। ठीक है। ऐसे ही तरह सेम आपका सेल ऑफ असेट में था फास्ट। तो सेल ऑफ असेट्स में भी अगर आपका वो अग्रीमेंट चालू हो गया है, अग्रीमेंट हो चुका था, बाद में आपने खरीद लिया, बेच दिया, जो भी, तो आपकी वो एडजस्टिंग इवेंट होगी। अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ था 31 मार्च के बाद और अप्रूवल से पहले, 31 मार्च के बाद अप्रूवल के पहले अगर आपका अग्रीमेंट भी हुआ, सेल भी परचेज हो गया, तो सर ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगी, क्योंकि इस 31 मार्च को आपको कुछ पता नहीं था। सर आप बार बार कर रहे हो, अगर एडजस्टिंग इवेंट नहीं है तो सर आप डिस्क्लोजर दो ना, आप नोट्स अकाउंट में दो। फिर सर आप ये भी कह रहे हो कि डेट ऑफ अप्रूवल से पहले, बैलेंस शीट के अप्रूवल से पहले, सर उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो नेक्स्ट ईयर में आएगी। फिर एक बचा था, एक और एस बचा था सीपीटी फास्ट का, सू फाइल वाला। आपकी अगर मारामारी हो चुकी है, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है 31 मार्च को, साल के दौरान मारामारी हो गई, आपने उसको बोला, आपने उसको बोला, तो सर वहां पे अगर आपको किसी ने क्लेम कर दिया, आपको केस ठोक दिया, तो सर वो उसके लिए आपको प्रोविजन बनाना है। कुछ भी नहीं हुआ था, वो पता नहीं क्या वो है, वो उसने कर दिया डेट ऑफ अप्रूवल से पहले 31 मार्च के बाद, तो आपको उसका आपको पता तो है ही नहीं कि कोई कुछ भी कर ले, तो वो आपकी इवेंट जो है आपकी एडजस्टिंग नहीं होगी। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने पूरा आपको थोड़े से मिनट में आपको समझा दिया, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, नेचर आपको डिस्क्लोज करना है बस, और कुछ नहीं, बस ये खत्म। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले एएस में। ठीक है, AS4 हो गया।